सो दिस वाज द टॉपिक जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था। तो मैं आपको बता रही थी अबाउट द एंडोस्पर्मिक सीड, जहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो रह जाता है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द न्यूसेलस, परसिस्टेंट न्यूसेलस। तो अगर किसी भी सीड के अंदर न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है तो उस सीड के लिए जो टर्म यूज किया जाता है या उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज द पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, ब्लैक पेपर में और बीट में ऐसा हमें दिखाई देता है। अगली चीज ये याद रखनी है कि यहाँ पर अब कौन सा स्ट्रक्चर ओव्यूल का किस चीज में मॉडिफाई होगा। ठीक है, तो ओव्यूल का थोड़ा सा डायग्राम याद करिए। ये एम्ब्रियो सैक होता है, फिर यहाँ पे हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। ऑल राइट, और ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, व्हाट दीज इंटेग्यूमेंट्स आर गोइंग टू डू लेटर ऑन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन खत्म हो गई, जो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो पूरा का पूरा सीड बन चुका है। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर होंगी, ये इंटेग्यूमेंट्स किसमें चेंज हो जाएंगी? इंटेग्यूमेंट्स आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू सीड कोड। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता था कि यहाँ पर जो ओव्यूल है वो बाइटेगमिक है, मतलब यहाँ पर दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, वन लेयर एंड सेकेंड लेयर, टू लेयर्ड इंटेग्यूमेंट होता है। तो जो आउटर सीड कोड होता है वो आउटर इंटेग्यूमेंट से बनेगा, जो इनर सीड कोड होता है वो इनर इंटेग्यूमेंट से बनेगा। और इनके लिए टर्म्स क्या यूज होंगे? आउटर सीड कोड के लिए जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट के लिए जो टर्म यूज किया जाएगा दैट विल बी द टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन जब हम कह रहे हैं तो ये दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एट सीड कोड्स। ठीक है, वन विल बी द आउटर, वन विल बी द इनर। और हाँ, याद रखिए कि जब ये सीड कोड बनते हैं तो इनका जो स्ट्रेंथ है, इनका जो फिजिकल फोर्सेस को रेजिस्ट करने का तरीका है या क्लाइमेटिक चेंजेस को रेजिस्ट करने का जो तरीका है वो सारा बदल जाता है। इनकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सीड जो है वो आपका फ्यूचर प्लांट है। तो फ्यूचर प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने अपनी ताकत इंक्रीज कर ली जब ये सीड कोड बन गए। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा माइक्रोपाइल की जगह पर स्मॉल पोर या छोटा सा होल है जो सीड के पास रह जाता है, और उसे हम हाइलम का नाम देते हैं लेटर ऑन। ठीक है, उसे हम क्या टर्म देते हैं? द टर्म यूज्ड इज हाइलम। ऑल राइट, देन इस हाइलम से होता क्या है? हाइलम से जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन, इन सब का जो एंट्री एंड एग्जिट होता है दैट इज थ्रू दैट स्मॉल पोर, जो कि माइक्रोपाइल के साइड पर सीड जर्मिनेशन के समय पे रह जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं। लेटर ऑन जैसे ही सीड मेच्योर होगा तो उसका वाटर कंटेंट घटता जाता है एंड इट इज गोइंग टू बिकम रिलेटिवली ड्राई, क्योंकि यहाँ से अब एम्ब्रियो के पास दो रास्ते होते हैं। ठीक है, मतलब सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, या फिर आप कह सकते हो कि सीड का दो भविष्य हो सकता है। या तो फिर ये ग्रो कर जाए, ठीक है, जिसको हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो या तो फिर ये जर्मिनेट कर ले, और अगर ये जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो फिर ये एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, और वो जो रेस्टिंग पीरियड होता है दैट रेस्टिंग पीरियड इज कॉल्ड एज डोरमेंसी। ओके, तो यहाँ पे जो सीड है वो दो तरह से काम कर सकता है। अब कैसे काम करना है, क्या भविष्य बनाना है, जर्मिनेट करना है या डोरमेंट होना है, ये सीड का डिसीजन होता है। और सीड इस चीज को कैसे डिसाइड करेगा? सीड देखेगा कि अगर मेरे जर्मिनेट करने के लिए सब कुछ फेवरेबल है, मेरे पास खाना है, पानी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मेरे हिसाब से हैं, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, देन व्हाट द सीड इज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू जर्मिनेट। वो कहेगा कि चलो ठीक है, जब सब कुछ है तो फिर जर्मिनेट कर लिया जाए। अगर सीड को किसी भी एंगल से ऐसा लगा कि जो कंडीशंस हैं बाहर की वो उसके लिए नॉन नहीं, अनफेवरेबल है, ठीक है, सीड को अगर ऐसी बिल्कुल भी फीलिंग आ रही है कि कंडीशंस जो हैं वो एक्सट्रीम हैं, उनको हम रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेटली
उन अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है हमारे अंदर वो मर जाएगा। तो उस कंडीशन में व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो एक रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं, जो कि टेम्पररी होता है। और वो रेस्टिंग या स्लीपिंग फेज टेम्पररी है और उसका नाम होता है डॉर्मेंट स्टेज, या फिर यू कैन कॉल इट सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सीड डॉर्मेंसी परमानेंट नहीं होती, लेकिन हाँ, इसका कोई पीरियड भी निश्चित नहीं होता है। अलग अलग सीड जो है वो अलग अलग समय के लंबाई के लिए, मतलब अलग अलग लेंथ ऑफ द टाइम के लिए वो डॉर्मेंट फेज में जाते हैं। ठीक है, और कब ये वापस आएंगे, मतलब इनकी जो नींद है वो कब खुलेगी, जब इनको लगेगा कि अब हमारे जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन वापस आ चुका है, तब द सीड इज गोइंग टू जर्मिनेट। क्लियर? तो कुछ ऐसे सीड्स भी इनफैक्ट नोन है बॉटनी के अंदर जो सालों से डॉर्मेंट फेज में हैं। अब क्यों वो अभी तक जर्मिनेट करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर सीड का दो भविष्य हो सकता है, या तो जर्मिनेशन या तो फिर डॉर्मेंसी। ठीक है, देन जो ओव्यूल है वो सीड में जनरेट कर गया। व्हाट अबाउट द ओवरी? ओवरी इज गोइंग टू गिव राइज टू फ्रूट्स। यहाँ पर फलों का जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो जब फ्रूट बनता है तो ओवरी की जो वॉल्स होती हैं वो फ्रूट की पील्स बन जाएंगी या फ्रूट की कोटिंग्स बन जाती हैं, दैट विल बी द पेरिकार्प। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आगे यहाँ फ्रूट के स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें ऑब्जर्व करना है। फ्रूट जो है वो फ्लैशी हो सकता है या तो फिर वो ड्राई हो सकता है, क्योंकि आप फ्लैशी फ्रूट्स में जो भी जानते हैं वो फ्रूट ऐसे होते हैं जिनका फ्रेश वेट मेंटेन्ड है। ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब कि काजू किशमिश एंड ऑल, तो वहां पे हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि उनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता है, तो वो हम ड्राई फ्रूट कहते हैं उनको। ठीक है, तो जब आप यहाँ फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हो, बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। मैंने ये चीज आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि ट्रू फ्रूट्स में और फॉल्स फ्रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। ट्रू फ्रूट्स जितने भी फल होते हैं वो उनको कहा जाता है जो कि पर्टिकुलरली ओवरी से डेवलप करेंगे। ठीक है, अगर फ्रूट ओवरी के मॉडिफिकेशन से बनाया गया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज द ट्रू फ्रूट, सच्चा फल। ठीक है, फॉल्स फ्रूट कब होता है कि फ्लावर का ओवरी वाला पार्ट फ्रूट में मॉडिफाई ना करे, उसके अलावा और कोई पार्ट जैसे कि थैलेमस या कोई भी दूसरा फ्लोरल पार्ट फ्रूट बन जाए, तब हम उसे कौन सा फ्रूट कहते हैं? तब हम उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, मतलब कि नकली फल। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे अधिकतर जो फ्रूट्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो फॉल्स होते हैं, जैसे कि एप्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। और एप्पल में जो इसका एडिबल पार्ट होता है दैट इज द थैलेमस। मतलब यहाँ पर हम ओवरी कंज्यूम नहीं करते हैं, हम थैलेमस कंज्यूम करते हैं उस फूल का। ठीक है, कैश्यू नट और स्ट्रॉबेरी भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, तो ये सारे फ्रूट्स हमें याद रखने हैं। अगली चीज ये कि जो भी फ्रूट्स ओवरी से जर्मिनेट करेंगे वो तो हमें पता है कि वो ट्रू फ्रूट्स ही होने वाले हैं। ऑलराइट, ये सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पता होने चाहिए जब हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसे भी होते हैं जहां पर फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करता है, और ऐसे फलों को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं या फिर सीडलेस फ्रूट्स कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है बनाना। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? बनाना। somebody has a doubt, मैम अगर एप्पल ओवरी से नहीं बनता है तो सीड्स कैसे आते हैं? ओके, देखिए, एप्पल ओवरी से जरूर नहीं बना, लेकिन सीड का होना तो इम्पोर्टेंट है ना कार्तिक, क्योंकि ओव्यूल तो वहां होगा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रूट जो है वो ओवरी नहीं है, लेकिन फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो सीड तो बिल्कुल उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब देखिए, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी। ठीक है, और उसका जो सीड है उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब आपका क्वेश्चन ये है, मैं समझ गई,
कि जो ओवरी है वो फ्रूट नहीं बना, थैलेमस बना है, फिर भी उसके अंदर सीड है, तो सीड तो उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। ओके, somebody is asking मैम फ्रूट में भी मेल और फीमेल होता है क्या? नहीं, नेवर। फ्रूट में मेल और फीमेल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नो मेल और फीमेल फ्रूट इज देयर। अब मैं वापस आती हूँ कार्तिक के डाउट पे, ठीक है। सीड वहां पर आते हैं ओव्यूल से, ओव्यूल वहां पर होता है। अब आपका जो क्वेश्चन है ना बेसिकली कार्तिक, वो ये है कि सीड फ्रूट के अंदर कैसे पहुंचा, इज इट राइट? आप यही पूछना चाह रहे हो, क्योंकि यूजुअली आप जानते हो कि ओवरी होता है, उसके अंदर ओव्यूल होता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा अभी आप लोगों के लेवल से ऊपर है, तो बेटर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये भी आपको सिखाया जाएगा कि वो उसके अंदर शिफ्ट कैसे होता है, बट उसके लिए हमें एप्पल फ्रूट का पूरा डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, और फिलहाल हमारे पास उतना समय नहीं है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस टॉपिक, और तब हम ये क्लियर करेंगे। ऑल राइट, फाइन। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। तो जितने भी ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से डेवलप नहीं करते, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी होगा वो डायरेक्टली ग्रो कर जाएगा किसमें, फ्रूट में। तो वहां पे क्योंकि ओव्यूल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड रह गया, तो सीड नहीं बनेगा, क्योंकि ओव्यूल की डेफिनेशन है फर्टिलाइज्ड, सॉरी, जो सीड है उसकी डेफिनेशन होती है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ओव्यूल है वो अनफर्टिलाइज्ड है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू सीड। दैट इज द रीजन बनाना के अंदर हमें सीड्स नहीं मिलते। वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप किया है, ठीक है। अब ये जो पार्थेनोकार्पी है, इसको आप किसी नॉर्मल फ्रूट प्लांट के अंदर इंड्यूस भी कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के काफी सारे एग्जाम्पल आपने 11th में सीखे होंगे। यू माइट हैव लर्नड अबाउट इंडोल एसिटिक एसिड, आपने सीखा होगा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सब ऑक्सिन की कैटेगरी में आते हैं, और अगर इन हार्मोन्स को आपने किसी पौधे पे अप्लाई कर दिया, तो दीज हार्मोन्स आर गोइंग टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। मतलब उस पेड़ के अंदर पहले से पार्थेनोकार्पी थी नहीं, हमने क्या किया, ऑक्सिन एक्स्ट्रा सप्लाई कर दिया। तो जब ऑक्सिन एक्स्ट्रा सप्लाई कर दिया जाता है, तो व्हाट अल्टीमेटली इज गोइंग टू हैपन कि उस प्लांट के अंदर ऑटोमेटिकली पार्थेनोकार्पी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट सीड एंड फ्रूट। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछता है कि जो सीड होता है उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सीड का फॉर्मेशन जो है उसका एडवांटेज क्या होगा, तो आप काफी सारे एडवांटेजेस बता सकते हो, जैसे कि सीड जो है उसी से नया प्लांट जनरेट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि ये जो सीड होता है, इट इज ओनली द फ्यूचर ऑफ द प्लांट का जनरेशन, और इट इज ऑल्सो गोइंग टू कंजर्व द जेनेटिक कैरेक्टर, जो कि प्लांट का, पेरेंट प्लांट का कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है। ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर यूज होंगे। एक और शब्द यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज अबाउट जेनेटिक, सॉरी, सीड वायाबिलिटी, ठीक है। तो सीड वायाबिलिटी क्या होता है, दैट इज द एक्टिव पीरियड ऑफ एनी सीड। वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर सीड जर्मिनेट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, ठीक है। उसके पास जर्मिनेशन के लिए हर एक चीज प्रेजेंट होती है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को या एक्टिवेटेड पीरियड को हम क्या कहते हैं, सीड वायाबिलिटी। तो सीड वायाबिलिटी जो है वो हर एक अलग सीड पे डिपेंड करती है कि वो कितने टाइम तक वायाबल रह सकता है, ठीक है। कितने टाइम तक वो सीड जर्मिनेट करने की टेंडेंसी रखता है, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सीड, ठीक है। अगर आप सपोज एक सीड देख रहे हैं डाइकॉट का, एक देख रहे हैं मोनोकॉट का, मोनोकॉट 2 सीड्स आपके पास हैं या डाइकॉट 2 सीड्स आपके पास हैं, तो उन सभी का वायबिलिटी पीरियड इज गोइंग टू वैरी, हर एक सीड का अलग होता है,
किसी का रेजिस्टेंस पावर काफी स्ट्रांग होगा, किसी का पावर थोड़ा सा पुअर होगा, और इसी तरीके से जो उनका डोरमेंसी पीरियड होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, इनका जो डोरमेंसी पीरियड है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट, इनका वायबिलिटी पीरियड जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पर आज हम स्टॉप करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास यहाँ पे आप लोग पहले एक बार डायग्राम देख लीजिए कि जो भी स्ट्रक्चर हमने आज की क्लास में डिस्कस किया अबाउट द सीड एंड द फ्रूट, तो वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या चीज कहाँ पर है, फिर हम बात करते हैं। इसके अलावा कल की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डील करेंगे, दैट विल बी अबाउट सीड का जर्मिनेशन, थोड़ा उसकी बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डील विथ पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। ये डायग्राम अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पे आपको टेस्टा क्लियर है, टेगमेन क्लियर है, प्लीम्यूल इज देयर, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, जो भी हमने यहाँ सीड के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अब यहाँ पर जब बीन सीड की बात हो रही है तो देखिए दो कॉटिलेडॉन्स हैं, ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। यहाँ कौन सीड की बात हो रही है, सिंगल कॉटिलेडॉन है, तो वो मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके अलावा जब हम फ्रूट्स की बात करेंगे तो यहाँ देखिए फ्रूट्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा लेयर कैसे फंक्शन करता है। जब यहाँ फ्रूट्स को आप देख रहे हो तो फ्रूट्स में हमें नजर आता है कि उसका भी अलग अलग लेयर होता है। एक लेयर वो होता है जिसमें कि एंडोकार्प, मीजोकार्प, एक्सोकार्प, ये होगा ट्रिपल लेयर। तो यूजुअली अभी हम फ्लैशी फ्रूट्स की बात कर रहे थे, तो जब फ्लैशी फ्रूट्स की बात होती है तो जो इडिबल पार्ट होता है दैट इज द मीजोकार्प। अब अगेन ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी, आपने इनफैक्ट फ्रूट के टाइप्स भी पढ़े होंगे, वहां पर आपने बेरी पढ़ा होगा, नट्स पढ़े होंगे, ड्रूप पढ़ा होगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वहां आपने सीखे होंगे। तो यूजुअली द इडिबल पार्ट, फ्लैशी पार्ट, पल्प जो होता है दैट इज द मीजोकार्प लेयर। बाहर का जो लेयर है एक्सोकार्प होता है, अंदर की जो लेयर होती है इनर मोस्ट दैट विल बी द एंडोकार्प। और अंदर तो ऑब्वियसली आपको सीड मिलने वाला है जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीड एंड फ्रूट जो है दैट इज कंप्लीटेड। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो बात होगी वो होगी अबाउट सीड का जर्मिनेशन, दो तरह का देखा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी।